नमस्कार साथियों, मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसमें फर्स्ट क्लास हम लोग बेसिक से जान चुके हैं कि जो हमारी भारत में यानी हमारे इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उससे क्या क्या स्टूडेंट को फायदा हुए हैं और सरकार को भी किस तरह से स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन देने में उसकी सहायता होगी छात्रों की। ठीक है, इस प्रकार से जो भी शिक्षा नीति लागू हुई है उसकी विशेषताएं हम लोग जान चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसमें क्या था, जो हमारी 10+2 क्या थी, 10+2 ये शिक्षा नीति पहले लागू थी। उसमें कौन सी नीति लागू कर दी गई है, 5+3+3+4 ये नीति लागू की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बेसिक से समझा था कि जो नया रूल बना है 5+3+3+4 यानी 12th तक जब स्टूडेंट जाएगा तो कौन सी स्टेज होगी, किस स्टेज में कौन सी एजुकेशन उसको दी जाएगी, कौन से नियम लागू किए जाएंगे उसके लिए, तो कई सारे रूल्स थे। तो वो सारे रूल्स हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और अच्छे से उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने अच्छे से क्लास अटेंड की होगी और सब लोगों को लर्न भी होगी। ठीक है, तो आज पहले तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग बचे हुए हैं जल्दी से क्लास में आ जाएं और जो हमारी सेकंड क्लास है फर्स्ट क्लास से बेहतर होने वाली है, क्योंकि जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो ग्रेजुएशन यानी जो ग्रेजुएशन होती है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, किस तरह से ग्रेजुएशन में एजुकेशन लॉन्च की गई है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम लोग 12th तक देख चुके हैं, यानी 10+2 जिस प्रकार से होता था उसी प्रकार से जो नया रूल बना था 5+3+3+4 यानी इस रूल में हम लोग 12th क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रेजुएशन। तो सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, हम लोग ग्रेजुएशन में देखेंगे क्या क्या नए रूल फॉलो किए गए हैं। तो पहले तो देखिए इसमें जो ग्रेजुएशन थी बीए होती थी, तो देखिए उसमें बीए या बीएससी या बीकॉम, ठीक है, इस प्रकार से उसमें चुना जाता था। देखिए जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते थे वो क्या अपना सब्जेक्ट चुनते थे, बीए करते थे। जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते थे वो बीएससी यानी उसमें सब्जेक्ट साइंस के रहते थे, और जो बीए होता था उसमें आर्ट साइड के सब्जेक्ट रहते थे। इस प्रकार से उसमें रूल नए थे। लेकिन जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें नया नियम लागू हुआ है और बहुत ही बेहतरीन नियम है वो। तो देखिए कैसा नियम है, इसमें अब आपको बीए, बीएससी और बीकॉम कोई भी डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। ये सारे नियम, ये डिग्रियां खत्म कर दी गई हैं। अब आप डायरेक्टली क्या करोगे, ग्रेजुएट होगे। ठीक है, इंटर यानी 10+2 के बाद आप सीधी ग्रेजुएशन करोगे। ये नहीं कि आप बीएससी करोगे या बीए करोगे या बीकॉम, इस प्रकार के आपको वहां पर डिप्लोमा नहीं दिए जाएंगे। आपको डायरेक्टली क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हो, तो इसमें आपको ये नहीं बताना है, क्योंकि जो हमारी एनईपी लागू हुई है उसमें ये सारे सब्जेक्ट वाइज जो डिप्लोमा होते हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। उसकी जगह पर जो ग्रेजुएशन किया गया है वो कितने साल का किया गया, 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 4 साल होंगे इसमें चारों साल में नई नई स्टेप्स आएंगी और नए नए सब्जेक्ट आएंगे। तो एक तरफ से पहले इसमें देखिए क्या होगा, इसमें बीए बीएससी ये रूल खत्म कर दिए गए हैं। अब आपसे कोई कहेगा कि आपने इंटर के बाद क्या किया है, तो आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो देखिए ग्रेजुएशन कितने साल की हो गई, अब 4 साल की हो गई। अब देखिए फर्स्ट साल यानी जब ग्रेजुएशन हम करेंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, देखिए पहले क्या होता था, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती थी जिसमें से हम बीएससी चुन सकते थे या बीए या बीकॉम, इस प्रकार के होते थे डिप्लोमा। लेकिन अब क्या हुआ है, जो ग्रेजुएशन अब है तो उसमें से जो फर्स्ट ईयर होगी यानी फर्स्ट साल में ही जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करेगा
यानी फर्स्ट साल में जाएगा, जब उसकी फर्स्ट साल कंप्लीट हो जाएगी तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट में क्या होगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। यानी जब आप ग्रेजुएशन में गए, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट ईयर की एग्जाम है आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। यानी अब आपने एक साल में ग्रेजुएट कर लिया है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है ग्रेजुएशन का। अब आइए दूसरे ईयर में यानी सेकेंड ईयर में क्या होगा। तो देखिए जब सेकेंड ईयर में आप आओगे तो सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट करोगे, सेकेंड ईयर का एग्जाम फाइनल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, क्या मिलेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। ध्यान से क्लास अटेंड करिएगा सभी लोग। देखिए जो हमारी ये शिक्षा नीति है बहुत अच्छे से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए जो डिटेल से इस प्रकार से हम समझा रहे हैं, बहुत से लोग इस प्रकार से डिटेल से नहीं समझाएंगे। तो देखिए जो भी हम समझा पा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो देखिए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमें ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, एक साल हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर का एग्जाम फाइनल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मिला था हमें ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और सेकेंड में क्या मिलेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी अब हमारे पास ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो चुका है सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए जब हमारे यहाँ पर दूसरी साल भी कंप्लीट हो गई, अब हम थर्ड ईयर में जाएंगे यानी तीसरी साल में जाएंगे ग्रेजुएशन में। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हम इसके एग्जाम फाइनल करेंगे यानी थर्ड ईयर कंप्लीट होगी हमारी, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगी। कौन सी, ग्रेजुएट डिग्री। यानी अब हम 3 ईयर में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 ईयर में हमें डिग्री मिलेगी। सेकेंड ईयर में अगर हम फाइनल कर लेंगे तो उसमें हमें ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा और फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी हम आपको इसके फायदे भी बताएंगे कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद क्या फायदा होगा, सेकेंड ईयर जब हमें डिप्लोमा मिलेगा तो इसके बाद हमें क्या फायदा होगा और डिग्री के बाद हमें क्या फायदा होगा। तो देखिए जब थर्ड ईयर के एग्जाम कंप्लीट हुए उसमें हमें क्या मिला, ग्रेजुएट डिग्री का डिप्लोमा दिया गया। अब देखिए उससे क्या होगा, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं थर्ड ईयर करने के बाद। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आप कॉम्पिटिटिव के यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आप थर्ड ईयर की डिग्री ले चुके होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं और जो एसएससी की कंपटीशन होती है उसकी आप कंपटीशन में भी भाग ले सकते हैं। तो ये है थर्ड ईयर, जो भी थर्ड ईयर होगा उसको कंप्लीट करने के बाद ये फायदा हमें मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब जब यहाँ हमें जॉब मिल ही रही है, ध्यान से समझिएगा, जब थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद हमें यहीं पर जॉब भी मिल रही है और जो एसएससी कंपटीशन लेवल होता है उसमें भी हमें भाग दिया जा रहा है, तो हम फोर्थ ईयर में क्यों जाएंगे। तो देखिए इसका भी एक प्रॉफिट है। तो इसमें क्या होगा, जब स्टूडेंट फोर्थ ईयर में पहुंचेगा यानी थर्ड ईयर उसकी कंप्लीट हो चुकी है, जब वो फोर्थ ईयर में जाएगा तो क्या होगा, रिसर्च डिग्री उसे मिलेगी। किसकी मिलेगी, ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री मिल जाएगी जब हम फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा, देखिए जो भी छात्र होते हैं अब क्या होता है उनका कि चलो हमने तो डिग्री ले ली है, उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी और आगे हम इसकी तैयारी कर लेंगे, बस हमारा यहीं तक हो गया। लेकिन देखिए जो बच्चा यहाँ तक आएगा, कहाँ तक, फोर्थ ईयर में ग्रेजुएट रिसर्च तक आएगा, तो वो स्टूडेंट आगे चलकर क्या करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं।
तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। और जो सिर्फ जॉब चाहते हैं वो 3rd ईयर करने के बाद जॉब प्राप्त कर लेंगे और अपनी आराम से जॉब करेंगे। और जो हमारे शिक्षा नीति को यानी और बहुत से काम है हमारे भारत को जो अन्य तरीके से यानी शिक्षा के मामलों से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री करेंगे, यानी शिक्षा में वो और रिसर्च करेंगे और अच्छी प्रणाली लाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी इंडिया की एजुकेशन जो व्यवस्था है और भी अच्छे से चल सके। तो वो स्टूडेंट होते हैं आगे हमारे भारत को सुधारने में यानी इंडिया में संशोधन लाने में आगे काम आते हैं, यानी वही आगे चलकर साइंटिस्ट और भी बहुत अच्छी पोस्ट ग्रेड करते हैं। अब देखिए यहाँ 4th ईयर कंप्लीट हुआ, तो ये थी 4th ईयर की ग्रेजुएशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक होती है पीजी। पीजी का मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें होता है 1 या 2 साल की, यानी 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि 1 साल की कब होगी पीजी और 2 साल की कब होगी। अब देखिए इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम आदि ये डिग्रियां आती हैं किसमें, पीजी में। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि 1 साल में पीजी कौन कर सकता है और 2 साल तक पीजी कौन से स्टूडेंट करेंगे। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि 3rd ईयर में आने तक अपनी डिग्री ले ली और जॉब करने चले गए। लेकिन जब जॉब करते करते उनके दिमाग में ये सवाल उठा कि हमें पीजी भी करनी चाहिए थी, कहीं पर उनका डिप्लोमा मांगा गया पीजी के लिए। ठीक है, तो पीजी डिप्लोमा जब मांगा गया तो वो स्टूडेंट यहाँ से भागे और उन्होंने क्या कहा कि अब हमें पीजी करनी है। तो देखिए उन्हें 4th ईयर नहीं करनी है, उनके पास इतना समय नहीं है कि अब वो 4th ईयर कर पाए, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट टाइम में जॉब है, उन्हें जॉब भी करनी है और उन्हें पीजी का डिप्लोमा भी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो 4th ईयर कंप्लीट नहीं करेंगे, क्या कहेंगे कि हमें डायरेक्ट पीजी चाहिए। तो अब देखिए इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या रूल कर दिया है कि यहाँ से आप भाग के भले आइए, आप 4th ईयर ना कंप्लीट कीजिए, आपको जो हम पीजी करवाएंगे अगर आपने 4th ईयर कंप्लीट नहीं किया है तो पीजी हम आपके लिए 2 ईयर का कर देंगे, यानी 2 साल का कर देंगे। ठीक है, तो ये सरकार भी बहुत माइंडेड है कि वो बच्चे को देखती है कि बच्चा किस तरह से शॉर्ट निकलेगा और हमें किस तरह से उसको आगे ले जाना है। तो इसलिए अगर आप 4th ईयर नहीं करेंगे तो आपको पीजी जो ग्रेजुएशन होती है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ये 2 ईयर में आपकी कंप्लीट हो पाएगी। अगर आपने 4th ईयर किया है तो 1 साल में ही आपकी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। अब देखिए इसमें एक और नया रूल आया है, कौन सा, री एंट्री। री एंट्री का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझना है सभी को। तो देखिए री एंट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 1st ईयर किया, 2nd ईयर किया, 2 साल तक उसने पढ़ाई की, किसी कारणवश यानी उसकी आर्थिक स्थिति या मंडली या किसी प्रकार से उसने पढ़ाई छोड़ दी, यानी उसकी शिक्षा छूट गई। अब वो क्या करेगा, 2 साल तो उसके कंप्लीट हो चुके थे, उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला था, ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल गया था उसको, लेकिन उसकी इच्छा थी कि हम और आगे पढ़ें और या तो जॉब करें या तो फिर रिसर्च ग्रेजुएट में जाएं। ठीक है, उसका मन है पढ़ने का, लेकिन क्या है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो आगे अपनी शिक्षा व्यवस्था चला सके। तो देखिए उसने क्या किया, 2 साल तक उसने पढ़ाई अपनी की और डिग्री का डिप्लोमा ले लिया। ठीक है, यानी डिप्लोमा ग्रेजुएट उसका कंप्लीट हो गया। अब वो क्या करेगा, कोई अगर छात्र यहाँ तक छोड़ दी उसने पढ़ाई और कहाँ चला गया, बाहर पैसे के इंतजाम के लिए चला गया, यानी कहीं से वो पैसे की व्यवस्था के लिए चला गया बाहर। अब क्या होगा, अगर वो 2 साल बाद वापस आएगा और वो अगर ये करना चाहे कि हम अपनी
शिक्षा वहीं से प्रारंभ करें जहां हम छोड़ के गए थे। तो ये देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छा नियम लागू किया है कि अगर आपने 2 साल तक ये डिप्लोमा कंप्लीट किया और आप किसी कारणवश आपने शिक्षा छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ दी है और 2 साल के बाद जब आप वापस आओगे तो आप क्या करोगे, अपना डिग्री यानी ग्रेजुएट का डिप्लोमा दिखाओगे और वहीं पर आपको 3rd ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि कोई भी छात्र होता था 2 साल तक उसने किया यानी बीए किया या बीएससी किया, कुछ भी किया डिप्लोमा, अगर किसी कारणवश उसकी यानी पढ़ाई छूट गई तो क्या होता था कि अब वो दोबारा से फर्स्ट ईयर करे, सेकेंड ईयर, फिर 3rd ईयर, इस प्रकार से उसको करना होता था। ये नहीं होता था कि सेकेंड ईयर से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ कर दी जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है हमारी ये। इसमें देखिए अगर स्टूडेंट की यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था छूट गई है तो वो दोबारा अगर कभी वापस शिक्षा लेनी चाहे तो वो दोबारा से आएगा और फाइनल या 3rd या 4th किसी में भी एडमिशन ले सकता है जिस प्रकार उसकी शिक्षा छूटी होगी। जैसे आपने फर्स्ट ईयर करने के बाद ही आप छोड़ के चले गए तो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट लेके आइए, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर सेकेंड ईयर आप छोड़ के गए थे, कंप्लीट हो गया था आपका, तो आप सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट लेकर आइए, आपको 3rd ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर 3rd ईयर में आपने छोड़ा था तो आपको 4th ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा, आप 3rd ईयर का सर्टिफिकेट लेकर आइए। इस प्रकार से अब इसमें नए नियम फॉलो किए गए हैं। देखिए ये शिक्षा व्यवस्था हमारी बहुत ही अच्छी है, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि सबसे बेस्ट तो है ये गर्ल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए। देखिए लड़कियों का क्या होता है, मान लीजिए बहुत से आज भी हमारी इंडिया में ऐसे घर हैं, भारत में ऐसे घर हैं जिनको लड़कियों को अच्छी से शिक्षा नहीं दिलवाई जाती है। आज भी है, यकीन कीजिए आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें लड़कियों को कितना करवाया जाता है, या तो 10th या तो 12th, इतना हो जाता है, ज़्यादा होगा तो उसको ग्रेजुएशन करवा दिया जाएगा, यहीं तक होता है। तो देखिए किसी कारणवश अगर लड़की को नहीं पढ़ाया गया, अगर उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो गई, उसके बाद भी अगर वो पढ़ना चाहती है, उसको उसके ससुराल वाले अदर कोई भी गार्जियन होगा अगर पढ़ाना चाहता है उसको, तो फिर देखिए अगर मान के चलिए फर्स्ट ईयर में कोई भी गर्ल्स पढ़ रही थी यानी लड़की पढ़ रही थी, जब उसकी शादी हो गई उसके बाद उसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, किसका, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होगा उसके पास। अब 2 साल तक उसने अपनी शिक्षा को बंद रखा क्योंकि उसकी शादी हो चुकी, उसके बाद अन्य भी किसी कारणवश उसकी छूटती रही परीक्षा। अब अगर वो पढ़ना चाहे 2 साल बाद तो फिर वो अपना ये डिप्लोमा यहाँ पर दिखाएगी और सेकेंड ईयर में एडमिशन दोबारा ले सकती है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकती है। तो हम तो यही कहते हैं कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत अच्छी हमारे इंडिया के लिए, बहुत ही सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और हमारा पॉइंट था कि इसमें एमफिल और पीएचडी। तो देखिए जो एमफिल था ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया गया है और जो पीएचडी था तो ये अभी भी 4 साल का है यानी 4 ईयर का है, अभी भी इसको लागू रखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये ग्रेजुएशन के जो भी डिप्लोमा है सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए इसमें एक हमारा और पॉइंट था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें निगेटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो अच्छे हैं और कुछ नियम अभी भी ऐसे हैं जिसमें संशोधन होना बकाया है। तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन से नियम ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से, और कुछ नियम ऐसे हैं जो इसमें फॉलो करने चाहिए थे रूल्स और फॉलो नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से नियम है जो इसमें फॉलो करने चाहिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर हमने जान लिया कि ये नियम हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉलो होने चाहिए तो शायद है कि हम लोग आगे चलकर इस शिक्षा व्यवस्था में और सुधार लाएं और ये नियम उसमें लागू कर सकें। तो
तो ये नियम जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी निगेटिव थिंकिंग रहेगी और क्या इसकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। तो अब हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे, पहले इसमें पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग क्या क्या है इसमें, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जीडीपी। देखिए जब ये प्रारंभिक शिक्षा नीति हमारी थी 10+2, कब 10+2, तो उसमें जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जाता था, यानी हमारी एजुकेशन में जाता था, तो 3%। कितना जाता था, 3%, जब 10+2 थी। लेकिन जब से ये नया नियम लागू हुआ है, यानी एनईपी जब से ये नीति लागू हुई है, तब इसमें क्या बताया गया है कि जीडीपी से 6% भाग हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खर्च किया जाएगा। यानी पहले था 3% और अब कर दिया गया है 6%, यानी पहले से 2 गुना खर्च हमें मिलेगा अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो अब हमारी जो शिक्षा नीति है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग भी अच्छे से मिल रहा है, तो अच्छे से हम लोग भी इसको आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसमें जीडीपी का कितना परसेंट भाग होगा, 6% भाग जीडीपी से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खर्च होगा, कितना, 6%, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसमें पॉइंट क्या है, देखिए स्कूल फीस। जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, कौन से स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल। तो देखिए इसमें टीचर क्या करते हैं, मनमाने ढंग से फीस को अटेम्प्ट करते हैं, यानी जितना उनका मन होगा, अगर 400 रुपए मंथली, 2000 रुपए मंथली, 6000, 5000, जितना भी उनका मन होता है उस प्रकार से वो बच्चों से फीस लेते हैं। तो इसमें एक नया नियम बनाया है गवर्नमेंट ने कि आप अपने मनमाने ढंग से इसमें फीस नहीं ले सकते हैं, यानी आपको ये बाउंडेशन लगा दी गई है। आपने देखा होगा एमआरपी, किसी भी वस्तु पर अगर एमआरपी 50 रुपए पढ़कर आई है, एमआरपी कितनी है, 50 रुपए, तो देखिए ये एक बाउंडेशन होती है कि आप उस चीज को 50 रुपए से अधिक में नहीं बेच सकते, आप उस चीज को 50 रुपए से कम में बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें एमआरपी 50 रुपए पड़ा है, इसलिए आप उसको 50 रुपए से अधिक में नहीं बेच सकते। तो यही है हमारी स्कूल फीस में कि एक बाउंडेशन लगा दी है गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूलों पर कि आप इतनी फीस में बच्चे को पढ़ाएंगे, अन्यथा अगर इससे ज्यादा फीस हुई तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, आप अपना स्कूल नहीं चला सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी अच्छा नियम लागू किया गया है। देखिए इससे फायदा क्या है, जो गरीब का बच्चा हो, तो थोड़ा आर्थिक अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो भी वो इस स्कूल में पढ़ सकता है। देखिए आज क्या है, कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कूल है उसमें किसी भी नेता हो या कोई भी अच्छी लेवल का व्यक्ति है अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो ये होता है प्राइवेट, वो सारे जितने भी ऊंचे लेवल के व्यक्ति हैं अपने बच्चों को या तो प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में, या अदर कंट्री में भी पढ़ाते हैं, अदर स्टेट में भी भेज देते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चे को कभी गवर्नमेंट स्कूल में इसीलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आज हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। हालांकि संशोधन हो रहा है, धीरे धीरे सभी गवर्नमेंट कॉलेज में संशोधन प्रारंभ हो गया है, तो आज इतना नहीं है। तो देखिए ये एक फाउंडेशन लगा दी गई है प्राइवेट स्कूलों पर कि आप इस फीस से अधिक आप किसी भी स्टूडेंट से फीस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा नियम लागू किया गया है। तीसरा देखिए इसमें हमारा पॉइंट क्या है, वोकेशनल। तो वोकेशनल क्या है, इसकी चर्चा हमने फर्स्ट क्लास में भी की थी, बहुत अच्छे से हमने समझाया था कि वोकेशनल कोर्स होते हैं। तो इसमें सिलेबस होते हैं क्या क्या, जैसे वोकेशनल कोर्स में आएगा कोई भी बच्चा अगर टेक्निकल काम करना पसंद करता है, जैसे कारपेंटर का हो गया और पेंटिंग का काम हो गया, इस प्रकार से ये वोकेशनल कोर्स होते हैं। तो ये सिलेबस में रख दिए गए हैं कि अगर कोई भी बच्चा सब्जेक्ट के साथ साथ इन
सब्जेक्टों को भी चूज करता है, तो इसकी भी शिक्षा उसे दी जाएगी। जैसे कोई भी लड़की है, उसको क्या करना, सिलाई करना पसंद है, अदर काम उसको कढ़ाई बुनाई करना पसंद है, तो इस प्रकार से वो अपने सब्जेक्ट में इन सब्जेक्टों को भी रख सकती है। अगर कोई भी लड़का है, उसे टेक्निकल काम पसंद है, जैसे कुछ बनाना, टेक्निकल काम में, तो वो भी उसको अपने सब्जेक्ट में रख सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा तो यही कहना है कि जो यहाँ पर वोकेशनल सिलेबस रखा गया है, बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा वोकेशनल कोर्स में कि इस प्रकार से ये ऐसे होता है। जिस प्रकार केमिस्ट्री में लैब में सभी को सिखाया जाता है कि इससे मिलाने में ये केमिकल बनता है, इस प्रकार का बनता है, उसी प्रकार से वोकेशनल कोर्स होते हैं जिनका प्रैक्टिकल कराकर हमको सिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा इसमें हमारा देखिए चौथा है रिजल्ट। आपने जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है 5+3+3+4 में, इस शिक्षा के माध्यम से आपको क्या होगा, रिजल्ट किस प्रकार से दिया जाएगा। देखिए इसमें फाइनल रिजल्ट आपके अनुसार ही आपको दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, रिजल्ट में मार्क्स, यानी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सेल्फ, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि हम आपको, यानी टीचर के माध्यम से स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा कि आप सेल्फ, यानी आपको अगर कोई काम दे दिया जाता है तो आप उस कार्य को कितने समय में करते हैं, कितने अच्छी तरह से कर लेंगे और कितनी फास्ट करेंगे और किस रूल के अनुसार करेंगे। इस प्रकार से बच्चे से सेल्फ पूछा जाता है, यानी खुद पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि जो आपका व्यवहार है आपके फ्रेंड से कैसा है, यानी जो भी आपके दोस्त होंगे आपके क्लास में, तो उन सभी दोस्तों से आपका व्यवहार कैसा है, ये बात आपसे पूछी जाएगी। तीसरा है टीचर, यानी जो भी टीचर होगा उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जब टीचर कोई भी क्वेश्चन करता है तो देखिए इसमें फायदा क्या होता है, इससे प्रॉफिट तो ये होगा। पहले क्या होता था, जब हम 12th करने के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब के लेवल पर जाते थे तो हम सोचते थे कि हमको क्या चाहिए था, किस प्रकार से हम सब्जेक्ट लेते, बाद में सोचते थे कि इस प्रकार के अगर हम सब्जेक्ट लेते तो हमारे नंबर इस प्रकार से आते, अच्छे आते, अगर थोड़ा और अच्छे नंबर आते तो इस प्रकार से हम कर सकते। तो वो हमारा जो मेंटली रिजल्ट होता है वो यहीं पर दिखा दिया जाएगा कि आपका फ्रेंड सर्कल में आपका व्यवहार कैसा है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपका व्यवहार अच्छा है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। टीचर से आपका किस प्रकार से बर्ताव रहता है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप सेल्फ यानी कितना सोचते हो, अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हो, इस प्रकार के आपके सोच पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो ये था रिजल्ट आपका। अब देखिए यहाँ पर पांचवा हमारा पॉइंट है फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो देखिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है इसका क्या मतलब होता है, इसका देखिए पहले भी जिक्र किया गया था हमारी शिक्षा व्यवस्था में। जो मनमोहन सिंह थे इन्होंने पहले जो भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी जब ये नया नियम लागू हुआ था तो हमारे भारत में ये यूनिवर्सिटी आने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी थी। तो देखिए क्या था, जो हमारी ये बीजेपी थी इसने खुलकर विरोध किया था कि जो अगर हमारे भारत में ये फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। देखिए उस समय क्या था, नुकसान होना भी था, क्योंकि जो इसकी सिक्योरिटी थी फॉरेन यूनिवर्सिटी की, उस सिक्योरिटी को हमें 50,000 रुपए देने होते थे पर मंथ। तो देखिए जब हम 50,000 रुपए उसको पर मंथ देंगे, पहले जो हमारी आर्थिक स्थिति थी इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो देखिए जितने भी 50,000 रुपए हमें देने होते थे तो मान के चलिए बहुत अधिक ही होते थे। अब मान लीजिए किसी भी देश की अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में आई और उसको हमने पैसे भी दे दिए और वो यूनिवर्सिटी पैसे लेकर हमारे देश से चली गई, तो क्या हम उसको ढूंढेंगे जाके कि ब्रिटेन में भाई ये कौन सा अंग्रेज था जो हमारे पैसे लेकर चला आया, कौन सा व्यक्ति था जो हमारे पैसे लेकर चला आया, इस प्रकार से हम ढूंढेंगे तो नहीं ना। तो ये उस समय जो मना कर दिया गया ये हमारी यूनिवर्सिटी को इंडिया में लाने से, तो ये अच्छा भी किया था उस समय, क्योंकि
जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी इस कंपनी की तो बहुत अधिक थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें कितनी टॉप 20 यूनिवर्सिटी आ सकती हैं। कितनी? टॉप 20 यूनिवर्सिटी ही सिर्फ हमारी इंडिया में आ सकती हैं। और वो किस प्रकार की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? टॉप होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, यानी विश्व की बात हो रही है। विश्व में जितने भी यहाँ पर अच्छे अच्छे देशों की यूनिवर्सिटी होंगी तो वो हमारे भारत में आ सकती हैं, यानी स्थापित की जा सकती हैं। अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या होगा हमारी इंडिया में आने से। इससे एक तो ये प्रॉफिट होगा हमारा कि जब अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे भारत में आएंगी और हमारे भारत की जो यूनिवर्सिटी होगी इन यूनिवर्सिटी को देखेगी तो उस प्रकार से अपनी यूनिवर्सिटी में भी संशोधन करेगी, उसके जो अच्छे नियम होंगे वो अपनी यूनिवर्सिटी में भी फॉलो करेंगी और जो हमारी यूनिवर्सिटी में नए नियम होंगे वो उस यूनिवर्सिटी को मिलेंगे। तो दोनों लोगों का अच्छे से संशोधन होगा। तो ये एक प्रॉफिट हो गया हमें, किसका? फॉरेन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए छठा है इसमें हमारा डिपार्टमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिपार्टमेंट में क्या है, जो टीचर होंगे तो ये 4 भागों में इनको विभाजित किया जाएगा, यानी 4 डिपार्टमेंट बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इसमें बनेगा कि पहला तो इसमें किस छात्रों का एडमिशन लिया जाए और कौन कौन से छात्र किस किस क्लास में एडमिशन की योग्यता रखते हैं। पहला डिपार्टमेंट ये बनेगा। दूसरा डिपार्टमेंट ये बनेगा कि किस छात्र को कब स्कॉलर देना है, और दूसरा डिपार्टमेंट ये भी करेगा कि कौन कौन सा छात्र कब आया, यानी उसकी प्रेजेंटी एब्सेंटी अदर काम भी करेगा दूसरा। ठीक है, डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट ये करेगा कि किस छात्र को कौन सी डिग्री देनी है, कितने मार्क्स देने हैं, तीसरा डिपार्टमेंट ये फॉलो करेगा। चौथा डिपार्टमेंट ये रूल नियम करेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे जिसमें सभी छात्रों को नए नियम फॉलो करवाए जाएंगे। तो ये है डिपार्टमेंट का। अब देखिए 7वां है इसमें हमारा टीचर। तो देखिए जो इसमें टीचर होंगे, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षा देंगे यानी जो भी टीचर होंगे तो वो क्या करेंगे, 4 ईयर की ट्रेनिंग, यानी 4 साल की उन टीचरों की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से स्टूडेंट को शिक्षा देने में समर्थ होंगे। ठीक है, यानी जो टीचर होता है जब तक टीचर ट्रेंड नहीं होगा तो वो बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, यानी समझा नहीं पाएगा। तो टीचर भी ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है वो चीज अच्छे से। समझ में आया आपको पॉइंट? तो 4 साल तक टीचर की ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद उस टीचर के माध्यम से स्टूडेंट को शिक्षा दी जाएगी। समझ में आया ये पॉइंट? अब देखिए अगला हमारा है निगेटिव थिंकिंग। इसमें क्या रही है, यानी कौन कौन से नियम इसमें नकारात्मक हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे इस शिक्षा व्यवस्था में। ये तो थी पॉजिटिव, यानी कौन कौन से पॉजिटिव बिंदु रखे गए हैं जिनसे हमें प्रॉफिट होगा। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं होने चाहिए थे। तो पहला नियम इसमें ये किया गया है कि इंग्लिश, क्या किया गया है, इंग्लिश। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश को नहीं रखा गया है। ठीक है, यानी इंग्लिश के माध्यम से इसमें शिक्षा व्यवस्था को नहीं रखा गया है। दूसरा इसमें क्या है, सेंट्रल। तो देखिए इससे मतलब हमारा सेंट्रल से क्या हो गया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो केंद्र के माध्यम से ये शिक्षा दी जाएगी, इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर केंद्र ने नया नियम लागू कर दिया कि ये शिक्षा इस प्रकार से दी जाएगी तो गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये थी सेंट्रल, जो कि सेंट्रल नहीं होना चाहिए। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो संघात्मक रूप से थी। संघात्मक का मतलब होता है सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों तरह से। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार की हो गई, सेंट्रल हो गई है, जिससे हमारी संघात्मक प्रणाली पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला, इसमें एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्टीट्यूड ऑफ टीचर।
इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टीचर की भूमिकाएं बताई गई हैं। इससे क्या होगा कि जो भी टीचर हैं अगर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पहला फर्स्ट ऑफ ऑल नियम ये बनेगा कि जो भी टीचर होगा अगर बच्चों को शिक्षा देने जाता है तो उसका ड्रेसिंग सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ड्रेसिंग सेंस इस प्रकार से होना चाहिए कि वो एक टीचर है। इतना हाई लेवल का भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपने आप को यानी छात्र अपने आप को लो लेवल का समझने लगे। देखिए आज के दौर में शिक्षा किस प्रकार से स्टूडेंट ग्रहण करना चाहता है, वो आपसे फ्रेंडली रहना चाहता है। फ्रेंडली का मतलब क्या होगा, जब आप फ्रेंडली रहोगे तो स्टूडेंट जो होगा वो आपसे अपनी बात कह पाएगा। अगर आप ज्यादा छोटे यानी मिडिल से होकर उसको पढ़ाओगे तो वो अपनी बात नहीं कह पाएगा। अगर आप हाई लेवल का उसको समझा रहे हो और वो लो लेवल से ही अभी ऊपर नहीं गया है तो वो अपनी बात आपसे नहीं कह पाएगा। तो टीचर को क्या चाहिए, जिस हिसाब से अगर स्टूडेंट है उसी हिसाब से आपको शिक्षा उसको देनी चाहिए। देखिए इसमें अगर टीचर ज्यादा हाई लेवल से पढ़ा रहा है तो बच्चे को क्या है, अगर वो लो लेवल का है तो वो थोड़ी सी मेहनत और उसको करनी है, वो थोड़ा और ऊपर आ जाए जिससे टीचर को थोड़ा नीचे आना पड़े और वो अच्छे से उसे समझा पाए। ठीक है, तो ये तो होती फर्स्ट ऑफ उसकी योग्यता। दूसरा इसमें होता है समझाने का तरीका। फर्स्ट ड्रेसिंग सेंस, दूसरा समझाने का तरीका। इसमें आप किस प्रकार से स्टूडेंट को समझा पाते हो जिससे स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए। अदर भी आदतें होती हैं टीचर्स की जिसको टीचर में संशोधन करना चाहिए। तो इसमें देखिए पहले क्या है, इसमें सुधार तो ये होना चाहिए कि जो टीचर्स के रूल्स होते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए था कि इसमें एक पेज होना चाहिए था टीचर के ऊपर यानी एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, टीचर की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये एक नियम होना चाहिए था हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये थी निगेटिव यानी निगेटिव बिंदु जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं है, होनी चाहिए थी। आई होप आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ में आई होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ नई क्लास।